ओके बेटा, चलिए इधर ध्यान दीजिएगा। हमारा टॉपिक है अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वो थोड़ा गलत टाइटल हो गया, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सिर्फ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब किसी जगह पे या किसी बॉडी पे, किसी मीडियम में, किसी सरफेस पे चार्ज किस तरह से बटा हुआ है। तो दो तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। एक होता है डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और एक होता है यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है बेटा? डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है? सेपरेट सेपरेट। तो यहां पर चार्जेस किसी मीडियम में या किसी स्पेस पे अलग अलग जगह पे बिखरे हुए होंगे। किसी एक जगह पे सारे के सारे जमा या लगातार आपको मिलेंगे क्या? नहीं। एक चार्ज यहां है तो काफी बड़ी स्पेस देकर दूसरा चार्ज है, काफी बड़ी स्पेस देके तीसरा चार्ज है, और बहुत ज्यादा स्पेस देके अगेन एक और क्या है, nth नंबर का चार्ज है। इस तरह के चार्जेस को हम लोग या किसी चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन को कहते हैं डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। फिर आता है हमारा कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ये जनरली आपको किसी बॉडी पे नजर आएगा, खासतौर से कंडक्टर्स पे, है ना। जैसा मान लो एक रॉड है, एक वायर है जिसका लेंथ कैपिटल एल है। तो मैं ये देख रहा हूं कि उसके हर हिस्से पे मुझे चार्ज नजर आ रहा है, लगातार मुझे चार्ज नजर आ रहा है, लगातार। तो इस तरह का चार्ज का बंटवारा रहा अगर, तो हम लोग कहते हैं बेटा कि ये एक कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। एक आज शीट है मेटल की, इसके ऊपर कोई एक लगातार पॉजिटिव चार्ज नजर आ रहा है। तो इस तरह का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा। एक आध 3 डायमेंशनल बॉडी है, जैसे सिलेंडर हो सकता है, स्फीयर हो सकता है, क्यूब हो सकता है। तो चार्ज उसके हर जगह पे आपको पाए जाएंगे, आपको हर जगह पे वो मिलेंगे, अंदर बाहर, सरफेस पे, किनारों पे, हर जगह पे आपको चार्जेस मिलेंगे इस तरह से। तो ये हो जाता कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आई बात बेटा समझ में? तो ये था कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के 3 तरीके। अब इसमें डिपेंडिंग कि अगर एक वायर है, तो एक वायर पे अगर कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, लगातार है, यूनिफॉर्म है, तो मैं उसमें एक टर्मिनोलॉजी को स्टडी कर सकता हूं, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है बेटा? सिंपली इसको लैम्बडा से इंडिकेट किया जाता है, और टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ इसका फॉर्मूला होता है। लीनियर चार्ज डेंसिटी पे हम लोग क्या देखते हैं कि हो सकता है ये रॉड 10-15 मीटर लंबा होगा, उसके सिर्फ 1 मीटर के हिस्से पे कितना चार्ज है, जब हम लोग ये देखते हैं तो इसको कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। तब ठीक है। ऐसा यूनिट कूलम पर मीटर, और डायमेंशन अगर कहा जाए तो है ना L-1 T1 A1, है ना इसका। अच्छा ठीक है। फिर एक आता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी, अगर कोई 2 डायमेंशनल बॉडी है, इसकी यूनिट एरिया में कितना चार्ज है, ये पूरा बहुत बड़ा एरिया है, इसके छोटे से एरिया पे कितना चार्ज है, जब हम ये देखते हैं 1 मीटर स्क्वायर वाले एरिया पे कितना चार्ज है, तो उसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी।
लीनियर चार्ज डेंसिटी को लैम्बडा से इंडिकेट किया जाता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से, क्यू बाय ए, है ना। और इसका अगर ऐसा यूनिट लेने जाएंगे अपन तो ये हो जाएगा कूलम पर मीटर स्क्वायर, और अगर मैं डायमेंशन लेने जाऊंगा इसका, ये आ जाएगा L-2 T1 A1। ठीक है, फिर एक तीसरा आता है बेटा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, है ना। एक 3 डायमेंशनल बॉडी है, उसके पर यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज है, अगर हम वो कैलकुलेट करते हैं तो उसे कहते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, टोटल चार्ज अपॉन पर यूनिट वॉल्यूम। ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा बेटा, कूलम पर मीटर क्यूब, और डायमेंशन क्या रहेगा L-3 T1 A1। आया समझ में? ये टर्म मेरे को समझ में नहीं आया कि एनसीईआरटी ने इसको इतना लेट क्यों डाला ये टर्म को, टॉपिक को, क्योंकि ये तो बहुत पहले आना चाहिए था, शुरुआत में इंट्रोडक्शन के टाइम पे आ जाना चाहिए था। खैर डाल दिया, पढ़ लिया, है ना। ओके चलो रीड कर लो उसको अच्छे से। तो हमारा अगला टॉपिक है 1.14, दैट इज गॉस लॉ। गॉस लॉ। अब ये गॉस लॉ क्या है, इसे गॉस थ्योरम भी कहा जाता है। क्या चीज है ये? एक मैथमेटिकल टूल है या मैथमेटिकल इक्वेशन है जो ये बताता है कि किसी एनक्लोज्ड सरफेस के अंदर कितने चार्जेस बंद है। तो ये पढ़ क्यों रहे, इसकी स्पेशलिटी क्या है? इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये बहुत आसानी से अलग अलग शेप की जो बॉडीज होती है, जैसे वायर है, सिलेंडर है, स्फीयर है, प्लेन शीट है, तो अलग अलग जो शेप्ड बॉडीज है उनके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पैदा होगी आसपास, उसकी जो भी ताकत होगी, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी, कितनी होगी, वो हमको बता देता है, कैलकुलेट करके दे देता है बहुत आसानी से। वो जब एप्लीकेशन पढ़ेंगे आप खुद समझ में आ जाएगा। तो ये कहता क्या है गॉस लॉ, ये देखो। मान लीजिए मेरे पास एक एनक्लोज्ड सरफेस है ऑफ एनी शेप, जिसमें कुछ नंबर ऑफ चार्जेस अंदर बंद है। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं ये है मेरे पास एनक्लोज्ड सरफेस। तो गॉस थ्योरम ये कहता है, स्टेटमेंट इसका ये कहता है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इमर्जिंग थ्रू a closed surface, total electric flux emerging through a closed surface is 1/epsilon 0 times the total charge enclosed by that surface। कि किसी बॉडी में से देखो कैसा है, चार्जेस है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये कई सारे अलग अलग चार्जेस है। जाहिर बात है इन चार्जेस में से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलेगा, है कि? और वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इस एरिया को चीरते हुए इस तरह से बाहर निकलेगा। ये भी इस एरिया को चीरते हुए इस तरह से बाहर निकलेगा, इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एरिया को चीरते हुए बाहर निकलेगा। अब मैं ये जानना चाहता हूं इसमें से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है जो पूरे एरिया को चीरते हुए नॉर्मली बाहर निकलेगा, परपेंडिकुलरली। तो कितना बाहर निकलेगा, कैसे पता लगाऊं? तो उसको कैलकुलेट करने के लिए उन्होंने डायरेक्ट एक वो दे दिया। इसका हालांकि एक जमाना मतलब डेरिवेशन भी था, मगर अब वो हमारे लिए काम करनी है, अब डेरिवेशन हम नहीं लेते हैं। तो सॉलिड एंगल जो अपन ने पढ़े थे ना, उसका यूज होता था इसके अंदर। खैर अभी हमारे वो कोई काम का नहीं, बट फिलहाल हम कहेंगे कि ठीक है। तो जो ये कहता है कि जो इसमें से टोटल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर निकलेगा, इट विल बी 1/epsilon 0 टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। Q1, Q2, Q3, मान लो कि ये -Q5 है थोड़ी देर के लिए,
माइनस Q5, बस इतना। आप बोलेंगे सर वो Q4 भी तो है वहां पे, Q4 को कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? वो क्लोज सरफेस के बाहर, हमें किसे कैलकुलेट करना है? जो क्लोज सरफेस के अंदर है ना। आप एक और बात जानते हो, ऑल्सो हम ये बात जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीएस करके लिखा जाता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीएस करके लिखा जाता है। तो क्यों ना उसको मैं वहां लिख दूं इस तरह से, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीएस इज इक्वल्स टू 1/ε0 टाइम, है ना। और आप लिखेंगे इसके अपॉन में Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 माइनस Q5 डिवाइडेड बाय ε0, या फिर आप कहेंगे और इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीएस इज इक्वल्स टू नेट चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन परमिटिविटी ऑफ, है ना, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम या फ्री स्पेस। आया समझ में आपको ये? तो ये था गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम में हम लोग ने देखो यहाँ जो सरफेस उसको है, कभी कभार ये एक्चुअल में दिया रहता है, मगर कभी कभार हमें एक इमेजिन करना पड़ता है, और वो इमेजिनेशन ऐसा किया जाता है, हमको इस बात का ध्यान में रखना पड़ता है कि इन सभी चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो उस बाउंड्री पे उसकी वैल्यू कैसी हो? सेम हो। जैसे फॉर एग्जांपल एक सिंगल चार्ज है प्लस Q, और मैं चाहता हूं कि आप एक ऐसा गॉस सरफेस बनाओ इमेजिन करके, जो हर बाउंड्री पर, उसके हर लाइन पर, जो बाउंड्री पर या पॉइंट पर बोलूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत कैसी होगी? सेम वैल्यू है ना। तो मैंने क्या करूंगा, एक ऐसा सर्कल बनाऊंगा, सर्कल बोलो या स्फीयर बनाऊंगा, स्फीयर बोलना चाहिए, सर्कल नहीं, एक स्फीयर बनाऊंगा इस तरह से कि ये चार्ज Q कहां पर आए? उसके सेंटर पे आए। कहां पर आए? वो सेंटर पे आए। और मैं बोलूं अच्छा यहां से यहां तक का डिस्टेंस कैसा है? सेम है। यहां से यहां डिस्टेंस सेम है, यहां से यहां डिस्टेंस सेम है। तो इस चार्ज की वजह से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत, इस चार्ज की वजह से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत, इस चार्ज की वजह से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत कैसी आएगी? सेम। तो आप इसको बनाते हैं ऐसा, उसको मान के चलते हैं गॉसियन सरफेस। क्या बोलते हैं इसको? गॉसियन सरफेस। ये हम बनाते हैं हमारे इमेजिनेशन के ऊपर बेस्ड। हाँ, अगर मान लो दो चार्जेस है तो, और उनकी अगर वैल्यू सेम है तो ठीक है, अच्छी बात है, वो ग्राफ ऐसा कुछ बनेगा, है ना, कुछ अराउंड ऐसा ग्राफ बनेगा। वो वैल्यू अलग अलग हो तो शेप बदल सकता है उसका। अगर वैल्यू इसकी ज्यादा है, इसकी कम है, या कुछ ऐसा कुछ है, तो फिर वो कुछ ऐसा बदल जाएगा, फिर ऐसा बदल सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो हम इसको हम एक्चुअल में उसको नहीं बोल सकते अभी, है ना, कि ये एक्चुअल में कैसा होगा, सरफेस का डिजाइन कैसा होगा, पता नहीं। हाँ, कुछ कुछ बॉडीज में बोल सकते हैं, जैसे सिलेंडर है, चार्ज है चारों तरफ से, तो अगर मेरे को गॉसियन सिलेंडर बनाना है, गॉसियन सरफेस बनाना है, तो मुझे एक ऐसा सिलेंडर ही बनाना पड़ेगा उसके तरफ, जो इमेजिनरी सिलेंडर होगा और जो चारों तरफ से घेरा होगा, और उस सिलेंडर में हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत कैसी आने वाली? से। अगर एक स्फीयर है, मुझे उसका गॉसियन सरफेस बनाना है, तो कैसे बनाऊंगा मैं? है ना, एक और स्फीयर बनाना पड़ेगा इस तरह से कि उस स्फीयर का सेंटर और गॉसियन सरफेस का सेंटर कैसा है, गॉसियन स्फीयर का सेंटर कैसा आएगा? सेम आएगा, है ना, क्योंकि हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसी होगी? सेम होगी। तो बस दो शर्तें हैं, उस सरफेस ने पूरे चार्जेस को बंद करना चाहिए अपने अंदर, पहली शर्त। दूसरी शर्त यह है कि भैया उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाउंड्री पे हर जगह कैसी होना चाहिए? सेम। तो उसको आप इस तरह से बनाते हो, गॉसियन सरफेस बनाते हैं। हम लोग तो ये जो मैंने बनाया सोच समझ के नहीं बनाया, क्योंकि सारे चार्जेस मेरे लिए अननोन है, तो मैंने रैंडम बना दिया ये, है ना। अगर इतना नॉलेज आपको हो जाए तो आप अलग अलग बॉडीज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत क्या होगी वो पता लगा सकते हैं। अब आप सोचो, इससे पहले कूलम्स लॉ पढ़े आपने, कूलम्स लॉ के मदद से हम स्फीयर का, रॉड का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा मैंने लिया नहीं, क्योंकि मैंने बोला बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा, है ना, इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करके बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा, है ना। मगर आप खुद देखेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में कितना, गॉस थ्योरम की मदद से हम लोग कितनी आसानी से निकाल सकते हैं। इसकी और रियलिस्टिक आपको पता चलेगी मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म चैप्टर में। सेम तरह से रिलेशन मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में आता है, जैसे कूलम्स लॉ है ना, वैसे ही एक बायोट-सैवर्ट लॉ आता है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म चैप्टर में। जैसे आज अभी गॉस थ्योरम पढ़ रहे हैं ना, वैसे एम्पियर्स लॉ करके आता है वहां पर, सेम रोल है, दोनों का सेम रोल है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करने के लिए रहता, और वो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करने के लिए रहता। हाँ, वो तुम्हारे सिलेबस में
तो मैं एक पर्टिकुलर बताऊंगा आपको वायर का इस्तेमाल करके कि मैं पहले बायोट-सेवर्ट लॉ लगा रहा हूं, तो उसमें कितना लंबा कैलकुलेशन है, इतना लंबा कैलकुलेशन है कि मुझे जंप करना पड़ा, कुछ टर्म्स को तो डायरेक्ट बताना पड़ा कि इसका आंसर ये रहेगा। इवन सिलेबस में तुम्हारा डायरेक्ट है कि डायरेक्ट इसका आंसर ये ऐसा आएगा, है ना। और एक एम्पियर्स लॉ में आप पता चलेगा, अरे यार ये तो इतनी सी लाइन में खत्म हो गया इसका आंसर, है ना। तो ये अपने को आसान तरीका देता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए। आपको क्या याद रखना है, ये भाई इंपॉर्टेंट है, आपको ये इतना याद रखना है, सॉरी हाँ ये इतना पार्ट, ये इतना भी लेना पड़ेगा आपको, सॉरी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है क्या होता है बेटा, इक्वल टू टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। आई बात समझ? तो फिजिकल सिग्निफिकेंस तक पढ़ लो बस, फिजिकल सिग्निफिकेंस तक पढ़ लो। अब देखो इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स है जो मैं आपके सामने दे रहा हूं, रफ एग्जांपल्स है, आप मुझे ओरली बताते जाइएगा इसका आंसर क्या होगा। ध्यान दीजिए बेटा, इधर एक रैंडम गॉसियन सरफेस है, ये एक चार्ज है 1 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम, -1 माइक्रोकूलम, 5 माइक्रोकूलम, ओके। और मैंने आपसे कहा कि इस गॉसियन सरफेस में से कुल मिला के कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर निकलेगा। तो आप क्या करेंगे, सभी चार्जेस का सम करेंगे, 1 + 2 3, 3 + 5 8, 8 + -1 7, तो ये हो जाएगा 7 माइक्रोकूलम अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना, वो जो कि 8.85 × 10⁻12 होता है, वो बात की बात है, इस तरह से आएगा। अगर इसी तरह से एक डायपोल आ जाए, किसी गॉसियन सरफेस के अंदर, ना एक डायपोल आ गया किसी गॉसियन सरफेस के अंदर, और मैं कहूं इस डायपोल की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर निकलेगा, तो बताओ 0, है ना। क्यों? क्योंकि सम ऑफ टोटल चार्जेस क्या हो जाएगा, 0। इसका मीनिंग ये है कि भैया आपका जितना इसने बाहर इमिट किया इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसने उतना अंदर अट्रैक्ट कर डाला। और याद होगा कि भैया वो प्लस बाहर निकलने वाला पॉजिटिव होता है फ्लक्स, अंदर आने वाला फ्लक्स निगेटिव होता है, तो जितना बाहर निकला उतना अंदर भी आ गया, प्लस माइनस कर तो वो 0 ही हो जाएगा। अच्छा ठीक है, अगर मैं बोलूं कोई एक आध चार्ज बाहर है और मैं कहूं अब बताओ इसमें से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर निकलेगा, कितना फ्लक्स इसमें से इमर्ज होगा, तो क्या रहेगी इसकी वैल्यू, 0 अगेन। क्योंकि जो चार्ज बाहर होता है उसके लिए जितना फ्लक्स अंदर एंटर होता है उतना फ्लक्स बाहर भी निकल जाता है ना। देखो इसमें से बाहर निकल रहा है, देखो ये वाले चार्जेस इसमें से इमर्ज हो रहा है बाहर, और ये खुद सोर्स क्या है, अंदर है। इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स क्या है, अंदर छुपा हुआ है, तो इसलिए से जो फ्लक्स होगा वो बाहर निकलेगा यहां से, है ना। और ये क्या होता है, इसका सोर्स बाहर है, ये इसके अंदर एंटर होगा और उसी वक्त बाहर भी निकल जाएगा। तो जितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स उसके अंदर एंटर होगा उतना इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसमें से बाहर भी निकल जाएगा। और इसी कारण से हम लोग कहते हैं अगर कोई चार्ज गॉसियन सरफेस के बाहर है तो उसके वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, 0 होगा। आई बात समझ में आपको? ठीक है, चलिए अब बताइए मुझे कि मान के चलो मेरे पास एक हेमीस्फेरिकल बाउल है, और इसका रेडियस स्मॉल r है, ओके। और मैं क्या देखता हूं, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से नॉर्मली नीचे के एरिया पे इंसिडेंट किया गया है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत कितनी है बेटा, वेक्टर E है, E करके है। अब सवाल ये उठा, मैं आपसे ये पूछता हूं कि कर्व्ड सरफेस में से कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा। किसमें से बोल रहा हूं मैं, कर्व्ड सरफेस में से कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा। अगर आप वो फॉर्मूला लगाने की सोच रहे हैं E × A का, तो यहां तो लग जाएगा। क्यों लग जाएगा, क्योंकि एरिया को इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, नॉर्मल है, थीटा की वैल्यू क्या है, 0 है ना। तो बोले यहां तो हो जाएगा, इसका मसला नहीं जाएगा यहां पे, बल्कि नहीं, एरिया वेक्टर इसका नीचे है, इसका एरिया वेक्टर नीचे आएगा, है ना, इसका एरिया वेक्टर नीचे की तरफ आएगा। तो भैया ठीक है, इसका एरिया वेक्टर नीचे आएगा, तो मैं बोलूंगा ये सर्कुलर सरफेस है और ये कर्व्ड सरफेस है।
इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सर्कुलर सरफेस क्या होगा? तो बोले इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सर्कुलर फेस होगा E इंटू ए कॉस ऑफ 180 डिग्री, है ना। अच्छा ठीक है, ए की वैल्यू क्या है बेटा? पाई आर स्क्वायर, कॉस 180 क्या है बेटा? -1। तो भैया सर्कुलर सरफेस की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स इतना होगा। अच्छा देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से बाहर से आ रही है, मतलब चार्जेस का सोर्स इस स्फीयर के अंदर है कि बाहर है? अरे बाहर ही होगी ना, बाहर है, इसीलिए तो बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही ना। तो इसका मतलब जितनी इलेक्ट्रिक फ्लक्स अंदर एंटर होगा उतना बाहर भी एग्जिट हो जाएगा। तो मैं बोलूंगा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो इसमें से बाहर निकलेगा इमर्ज होगा। इमर्ज अलग होता, पास अलग होता, है ना। इमर्ज उसमें से जाहिर होना, पास होता उसमें से गुजरना। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इमर्जिंग थ्रू द हेमिस्फेरिकल बॉल, ये क्या रहेगा? 0। मैं ये कह सकता, अच्छा तो ये एक्चुअली टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इमर्जिंग थ्रू द हेमिस्फेरिकल बॉल, इट इज इक्वल टू टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इमर्जिंग थ्रू द सर्कुलर सरफेस प्लस टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इमर्जिंग थ्रू द कर्व्ड सरफेस, है ना। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इमर्जिंग थ्रू द सर्कुलर सरफेस या पासिंग थ्रू द सर्कुलर सरफेस अपॉन प्लस टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द कर्व्ड सरफेस, और वो कुल मिला के टोटल हो जा रहा हूं, और वो कितना बेटा? 0 है। मगर मैंने अभी भी क्या देखा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द सर्कुलर सरफेस, उसकी वैल्यू कितनी है? -e पाई आर स्क्वायर। तो मैं यहां लिख सकता हूं देयरफॉर -e पाई आर स्क्वायर प्लस इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द कर्व्ड सरफेस इज इक्वल टू 0। देयरफॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द कर्व्ड सरफेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? E टाइम्स ऑफ पाई आर स्क्वायर। तो ये है इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द कर्व्ड सरफेस। आई बात समझ में? अब चलो देखो बेटा, यहां पे अगला एक सिचुएशन ये भी पॉसिबल है कि आपके पास ये हेमिस्फेरिकल बाउल है और जो चार्ज है एग्जैक्ट इस सरफेस के बाहर वाले स्फीयर के सेंटर पे बैठा हुआ है। सरफेस के बाहर वाले सरफेस के सेंटर पे यहां पे बैठा हुआ है। ऑफ कोर्स ये रेडियस आर है। अब देखो, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी निकलेगी वो रेडियली बाहर निकलेगी, रेडियस के साथ साथ बाहर निकलेगी इस तरह से। तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल रही है रेडियली बाहर निकल रही है, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आप देखेंगे रेडियस जो होता है वो सर्कल के सरफेस को या स्फीयर के सरफेस को कैसा होता है? परपेंडिकुलर होता है। मतलब ये एंगल 90 डिग्री है, ये भी एंगल 90, ये भी 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 90। अच्छा ठीक है, अब मुझे निकालना ये है कि अगेन इस सर्कुलर सरफेस में से कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा। इस सर्कुलर सरफेस में से कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा। याद रखना, ये सिंगल एक चार्ज है यहां पे, से प्लस क्यू, जो सरफेस पे बैठा हुआ है। ओके, सरफेस पे मतलब बाहर समझ लो एक तरह से। तो इसमें से कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई पाई आर स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, है ना, तो मगर वो नहीं लगा पाएंगे आप, है ना, क्योंकि भैया चार्ज है अकेला बैठा हुआ और इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस पे कैसी है? नॉन यूनिफॉर्म है। बोले अब कैसा करेंगे? ये प्रोसीजर अपनाना पड़ेगा आपको। मैं कहूंगा देखो, क्योंकि चार्ज सरफेस पे है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो रहेगा वो क्या रहेगा बेटा? 0 रहेगा। तो मैं टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स को ऐसा कह सकता, सर्कुलर एरिया प्लस कर्व्ड सर्कुलर एरिया प्लस कर्व्ड सरफेस इज इक्वल टू 0। ओके ठीक है, माना। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सर्कुलर एरिया इज इक्वल टू माइनस ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड सरफेस। ठीक है, अब मैं ये जानना चाहता हूं कर्व्ड सरफेस में से कैसा इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर निकलेगा। क्योंकि हर एक जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर यूनिफॉर्म है, तो मैं यहां पे माइनस ऑफ E इंटू ए का फॉर्मूला लगा सकता हूं। ये लगा सकता हूं अभी मैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह यूनिफॉर्म है। बोले पिछली बार क्यों यूनिफॉर्म नहीं लगा रहे थे? क्योंकि देखो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड तो परपेंडिकुलर है, मगर यहां इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल कुछ और बन रहा।
यहां इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ और एंगल बन रहा, तो यानी हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर पहले क्या थी, नॉन यूनिफॉर्म। इस बार ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस जगह पे कैसी है, इस जगह पे यूनिफॉर्म है और इस जगह पे नॉन यूनिफॉर्म है ना। तो बोले अब कैसा, तो E इंटू ए। अच्छा, पूरा सरफेस ऑफ अ स्फीयर क्या होता, सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर, सॉरी, सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर 4πr², ये उसका आधा है 2πr²। तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, -E इंटू 2πr²। आया समझ में। तो इसमें से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इमर्ज होगा उसकी वैल्यू -E इंटू 2πr²। ओके। अब अगर मान लो तुम्हारे पास एक क्यूब दिया हुआ रहा, है ना, क्यूब, कोई चार्ज है कहीं तो भी एक अंदर कहीं पड़ा हुआ है, यहां एक चार्ज पड़ा हुआ है, है ना, बीचों बीच होना जरूरी नहीं। जैसे ये कमरा है, डब्बा है, इमेजिन करो क्यूब है ये, और यहां एक चार्ज है, यहां पर भी हो सकता है, वहां पर भी हो सकता है, यहां कहीं होता है, बस दीवार को टच नहीं होना चाहिए, दीवार को, कोई भी वॉल को टच होना नहीं चाहिए, हवा में कहीं पे भी है। मैं ये पूछूंगा इस क्यूब में से कुल मिलाकर कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर निकलेगा। आप कहेंगे सर वो उसका सिंपल सी बात है, टोटल चार्ज एनक्लोज जो कि क्यू है अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हाँ वो बात सही है, आपको इतना उसमें से फ्लक्स बाहर निकलेगा। मगर सिचुएशन अगर ऐसी आ गई तो कैसी सिचुएशन आ गई, ये है नोट्स में तो मैं इसीलिए इरेज कर देता हूं। अगर सिचुएशन ऐसी है कि तुम्हारा ये क्यूब है, मैं क्यूब को साइड वाइज बता रहा हूं, 2 डायमेंशनल बता रहा हूं साइड से, और तुम्हारा चार्ज यहां है। अब बताओ, है ना, आप इसमें से कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा। अच्छा एक बात बताओ, क्या ये क्यूब उस चार्ज को अपने अंदर पूरी तरह से बंद कर रहा है क्या? हाँ नहीं, आप देख सकते हैं वो बाहर है, थोड़ा सा आधा अंदर, आधा अंदर है, आधा बाहर है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि भैया ऐसा एक गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा कि देखने में ये लगे कि ये जो चार्ज है उसके अंदर सिमेट्रिकली बंद हो गया, सिमेट्रिकली बंद हो गया, सिमेट्री चाहिए ना हमको। तो मैं क्या करूंगा, एक ऐसा सरफेस बनाऊंगा कि देखो जितना ये क्यूब है एग्जैक्ट ये क्यूब बनाऊंगा। तो ये क्यूब बनाया और इसने इसको क्या कर दिया, सिमेट्रिकली बंद कर दिया। अच्छा ठीक है, चलो मान लिया। अब अगर मैंने कहा कि ये सिमेट्रिकली बंद कर दिया है इसने, तो अब मैं कहूंगा अब बताओ इसमें से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर निकलेगा, है ना। तो मैं बोलूंगा देखो दोनों गॉसियन सरफेस मिलाकर, दोनों गॉसियन सरफेस मिलाकर इसमें से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर निकलने वाला है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दोनों मिलाकर कितने, एक रियल सरफेस है और एक गॉसियन सरफेस है, एक रियल सरफेस है और एक गॉसियन क्या होता है, पहले से होता है क्या, अपन बनाते हैं। तो दोनों गॉसियन सरफेस मिलाकर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मैं बोलूं मेरे को वो गॉसियन सरफेस में से कितना निकल रहा मुझे वो नहीं मालूम करना है, मुझे तो क्या मालूम करना है, इसमें से कितना निकलेगा। अच्छा ठीक है ना, तो ये इसका आधा पार्ट है पूरे, इसका पूरी बॉडी का हाफ पार्ट है, तो उसमें से फिर कितना एक्स्ट्रा बाहर निकलेगा, क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, आधा। कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा उसका, हाफ। आई बात समझ में आपको, तो आधा पोर्शन बाहर निकलेगा। अच्छा ठीक है, चलो मान लो एक क्यूब है और उसके कॉर्नर पे, उसके कॉर्नर पे एक रखा गया है चार्ज। अब बताओ क्या ये चार्ज पूरा एनक्लोज हो गया क्या, तो क्या करना पड़ेगा, गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा। ठीक है, गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा। कितने क्यूब्स बनाना पड़ेंगे मुझको, गलत, तू बट खामोश, कितने, 4, 8, अमजद सोचो,
7, 7 इज द करेक्ट आंसर। ये दे देना बॉक्स। थैंक यू। 7 रहेगा आंसर। कैसे? अब भैया अगर मैं ये कॉर्नर पकड़ लूं, जैसे मान लो कि ये कॉर्नर है, इस कॉर्नर में एक स्फीयर ऐसा छुपा हुआ है, तो ये स्फीयर इधर भी निकला हुआ है, ऊपर भी निकला हुआ है, आगे भी निकला हुआ है, ऐसा नीचे भी गया हुआ है। तुम यहां एक क्यूब बनाओगे, उसके ऊपर एक क्यूब बनाओगे, उसके ऊपर एक क्यूब बना हुआ है, 3 क्यूब बना दिए तुमने, है ना? मगर ये बाहर का सरफेस तो अभी भी खुला है इधर साइड का, तो तुमको इधर साइड से ढकने के लिए 4 क्यूब्स बनाने पड़ेंगे, है कि नहीं? समझ रहे कि नहीं समझ रहे? है ना? ये एक स्फीयर जैसा है कॉर्नर में, और मैंने क्या देखा कि अगर मैं ऊपर से ढक दूंगा एक, इधर साइड से ऊपर ये वाला, और इधर से भी नीचे से इधर ये वाला, और यहां से ये, अगर मैं इतना कर भी दूं तो भी सामने का हिस्सा अभी भी खुला है, वो पूरे एंक्लोज्ड है क्या? नहीं। तो 4 मुझे ऐसे सामने से भी लगाने पड़ेंगे, है ना? अगर ये पीछे वाला होता तो पीछे से लगाने पड़ते 4। तो कुल मिला के 7 एक्स्ट्रा गॉसियन सरफेस लगाने पड़ेंगे, क्यूब्स लगाने पड़ेंगे। उसमें से एक रियल रहेगा, बाकी 7 क्या रहेंगे? गॉसियन सरफेस, इमेजिनरी सरफेस रहेंगे, है ना? तो अगर मैं बोलूंगा अच्छा ठीक है, वो 8 के 8 में से कितना बाहर निकल रहा है? 8 के 8 गॉसियन सरफेस में से कितना बाहर निकल रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स? तो आप कहेंगे देखो 8 गॉसियन सरफेस के अंदर एक चार्ज बंद है, Q/ε0। मगर ये कौन से हो गए? 8 के 8 रियल प्लस गॉसियन, उसके अंदर एक ही चार्ज बंद है ना, तो उसमें निकल रहा है Q/ε0। अच्छा मैं बोलूंगा सिर्फ इस रियल वाले में से कितना बाहर निकल रहा है? तो भैया ये 1/8 हो जाएगा। उस रियल वाला पूरे स्ट्रक्चर का 8वां हिस्सा है ना, तो मैं बोलूंगा अब इस अकेले एक क्यूब के कॉर्नर, अगर कोई कॉर्नर पे रखा हुआ है चार्ज, तो कितना निकलेगा फ्लक्स? Q/8ε0। आया समझ में? ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मान लो सीन ऐसा है, ये वाला मुझे एक्चुअली ये पहले लेना चाहिए था, कोई बात नहीं अभी ले लेता हूं। अगर ये क्यूब के अंदर ऐसा चार्ज बंद है, हमने कहा पूरे क्यूब में से कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा, तो आपने कहा Q/ε0। मैं बोलूंगा उसके सिर्फ एक दीवार से कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा? कितने दीवारें हैं? 6। क्यूब में कितने दीवारें रहते? 6। 1 2 3 4 5 6, है ना? क्यूब में 6 दीवारें रहती। तो अगर 6 की 6 दीवारों में से Q/ε0 है, तो कोई एक साइड से या किसी एक वॉल से कितना चार्ज निकलेगा, फ्लक्स निकलेगा बाहर? Q/6ε0, है ना? अच्छा ठीक है, मैं कहूंगा किसी एक एज में से कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा? एज बोले तो इसको बोलते किनारे को। कितने किनारे? 12। 1 2 3 4 1 5 6 7 8 और ये 9, फिर 9 10 11 12 12 रहते एडजस्ट इसके अंदर। क्यूब में 12 एडजस्ट रहते, तो 12 के 12 एडजस्ट में से कितना फ्लक्स बाहर निकल रहा है? Q/ε0। तो एक एज में से कितना बाहर निकलेगा? 12ε0। आई बात समझ में आपको? चलो ठीक है, मान लिया। अगर वैसे ही मैंने कहा कि एक कॉर्नर से कितना बाहर निकलेगा फ्लक्स? एक कॉर्नर से कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा? इस क्यूब में कितने कॉर्नर से? 8 कॉर्नर, है ना? तो क्या हो जाएगा? Q/8ε0, है ना? तो अब एक इमेजिन करो कि तो सामने तुम्हारे एक रेक्टेंगुलर शीट रखी गई, थोड़ा सा ये मैं 3 डायमेंशनली बताने की कोशिश कर रहा हूं, एक ज्यादा हो गए हो, ठीक है? एक इस तरह की एक रेक्टेंगुलर शीट रखी गई है और उससे कुछ दूरी पे एक चार्ज रखा गया, और मेरा आपसे ये सवाल रहेगा, आप मुझे ये बताइए इस रेक्टेंगुलर शीट से कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा? मैं आपको भटकाने के लिए काम कर सकता हूं, स्क्वायर शीट रखी हुई, मान लो स्क्वायर शीट रखी हुई और उसका साइड L है, तो कितना आपका फ्लक्स बाहर निकलेगा? अगर मैं ऐसा क्वेश्चन बनाता तो मैं जानबूझ के वहां पर E/L² का एक फॉर्मूला देता, E/L²। कोई बोलेगा हाँ सर E/L², E बोले तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मगर वो नहीं रहेगा, गलत। क्यों नहीं? जीरो तो नहीं है ना? वो फ्लक्स, आप एनक्लोज सरफेस है ही नहीं ना, वो तो शीट ही है ना बस,
है ना। तो अब अपने को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा, है ना। बोले कैसे? आप एक ऐसा सरफेस बनाओ, गॉसियन सरफेस। इमेजिन करो कि मैंने और दीवारें जोड़कर और इसको एक क्यूब जैसा स्ट्रक्चर बना लिया, और दीवारों को जोड़कर मैंने एक क्यूब जैसा स्ट्रक्चर बना लिया। और ये जो ओरिजिनल दीवार है मेरी, देखने में क्या लगता है, ये उस क्यूब का क्या है, एक साइड है, क्यूब का एक साइड है। तो मैं बोलूंगा पूरे गॉसियन सरफेस में से कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा? हाँ बोलो, क्यू अपॉन एप्सिलॉन, पूरा गॉसियन सरफेस में से क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अब इस दीवार में से कितना बाहर निकलेगा? क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। आया समझे? अगर सपोज करो इसी तरह से एक पिरामिड शेप का, मेरे पिरामिड जैसा एक शेप है, एक स्ट्रक्चर बना है पिरामिडिकल शेप, और एक चार्ज इस तरह से उसके अंदर रखा हुआ है। मैं आपसे पूछूंगा कि जरा बताना तो इस पिरामिड में से कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा? सही बोला किसी ने? क्यू बाय, हाँ सही बोल रहे, जोर से बोलो, क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। परफेक्ट। क्यों? आपको क्या करना पड़ेगा कि ये एनक्लोज चार्ज है क्या? नहीं, आपको एक गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा, गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा जो कि इसको सिमेट्रिकली अंदर कैद करे। तो देखो गॉसियन सरफेस तुमने बनाया, और सिर्फ एक गॉसियन सरफेस पिरामिड बनाने के बाद वो बंद हो गया, एक गॉसियन बनाने के बाद वो बंद हो गया। तो अब मैं बोलूंगा अच्छा ठीक है, अब यहां पर मुझे कुल मिला के 2 सरफेस है, एक रियल एक गॉसियन, उसमें से कुल मिला के क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स बाहर निकलेगा। तो उसमें से एक रियल है, एक इमेजिनरी है, तो रियल वाले में से कितना निकलेगा? उसका आधा, क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, आपके है मॉड्यूल में भी इस टाइप के क्वेश्चंस है बहुत सारे, आप उसको देखो, ट्राई करो, बहुत आसान है, कुछ नहीं है, बेसिक प्रिंसिपल अगर आप समझ लिए ना तो बहुत ईजी है, कुछ नहीं है। ठीक है, अब पूरा रीड कर लो अच्छे से। एक मिनट ध्यान दे देना, एक चीज रहेगी इसमें, मान लो एक वायर है जो लगातार, इसमें बहुत सारे चार्जेस हैं, और उस पर लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा है, यानी हर एक मीटर पे इतना चार्ज है। मैं रैंडमली किसी भी शेप का एक गॉसियन सरफेस बना लेता हूं, वो सिलेंड्रिकल शेप का भी हो सकता है, क्यूबॉइड शेप का भी हो सकता है, जैसे कि आपको इसमें क्यूबॉइड शेप का है। तो मान लो मैं थोड़ा सिलेंड्रिकल शेप का ले लेता हूं, है ना। अब ऐसा है, इसका लेंथ कितना है? कैपिटल एल। इसका लेंथ कितना है? कैपिटल एल। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि इस सिलेंड्रिकल शेप में से कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा। तो कैसे निकालेंगे? इस सिलेंड्रिकल शेप में से कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा? कितना चार्ज कैद होगा उसके अंदर? परफेक्ट, लैम्बडा एल अमाउंट ऑफ चार्ज कैद है। बोले कैसे? अरे मैं बोल रहा हूं कि अगर 1 सेंटीमीटर पे 2 कूलम का चार्ज है, 1 सेंटीमीटर पे 2 कूलम का चार्ज है, और इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है, कितना हुआ? है ना, 10 कूलम का चार्ज। 1 सेंटीमीटर पे 2 कूलम का चार्ज है, और इसकी लेंथ कितनी है? 5 सेंटीमीटर। तो उसके अंदर कितने चार्जेस बंद होंगे? 10 कूलम। तो वही सी आप बोलेंगे टोटल चार्ज एनक्लोज कितना रहेगा? लैम्बडा एल, चार्ज पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय लेंथ अपॉन एप्सिलॉन। चाहे ये शेप का हो, चाहे ऐसा क्यूबॉइड शेप का हो, आपको यही देखना पड़ेगा ये क्या है ना। तो उसका आंसर वही आएगा, लैम्बडा एल। आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, या फिर इसको वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस ऐसा भी लिख सकते हैं। ये क्लोज इंटीग्रेशन का सिंबल होता है, क्लोज लूप के लिए इस्तेमाल किया जाता है ना। तो क्लोज लूप के लिए इस तरह से भी लिखा जा सकता है।
आई बात समझ में? तो ये है ना, अपने फ्लक्स के लिए लिखे थे ना ऐसा, इंटू टी एस। ठीक है, अब पढ़ लो पूरा, देख लो पूरा थ्योरी अच्छे से। आपके सामने दो क्वेश्चंस है, पहला ये देखते हैं जो गॉस लॉ से ही रिलेटेड है। फोर क्लोज्ड सरफेसेस S1, S2, S3 and S4 together with charges -2 q -twice q q minus q are sketched in the figure. Find the electric flux through each surface. हर एक सरफेस के अंदर से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है निकालना है। चलिए, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द फर्स्ट सरफेस। इसके अंदर कितने चार्जेस कहते बेटा? S1 को देखो कितना है, -2q और +q, ऐड करो कितना हो जाएगा, -2q + q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो कि हो जाएगा -q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बेटा। अब चलो दूसरा सरफेस पकड़ो, S2, ये है, इसको देखो कितना है, 0, क्योंकि -q और +q दोनों है, तो ये -q + q अपॉन एप्सिलॉन नॉट दैट इक्वल्स टू 0। ठीक है बेटा। अब S3 को देखो, ये -2q -q + q, ये तीनों उसके अंदर है, तो -3q + q -2q + q -q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो कितना हो जाएगा बेटा, -2q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, S4 बोलो बेटा, कितना आएगा, 0, उसके अंदर कोई भी चार्ज एनक्लोज नहीं है, ये 0। आया समझ में? ठीक है, वो भी देख लो अभी। और यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ 2.4 डायमीटर हैज अ सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ 80.0 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहां दिया हुआ है आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालना पड़ेगा पहले, तो मीटर स्क्वायर है ना, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल्स टू टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया। तो टोटल चार्ज इज इक्वल्स टू फिर क्या हो जाएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू एरिया। अब सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, 80 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर, तो 80 इंटू 10⁻⁻6 कूलम पर मीटर स्क्वायर। एरिया क्या आएगा बेटा, 4πr²। आर कितना है बेटा, 1.2, डायमीटर है ना, 1.2 का स्क्वायर। देखो कितना रहा कैलकुलेशन, एक मिनट, कैलकुलेशन देखो कितना रहा, 1.44। ये आना चाहिए 1.447 इंटू 10⁻³ कूलम, 1.447 इंटू 10⁻³ कूलम। चलो टाइम कम है तो मैं आपको डायरेक्ट बताता, 1.447 10⁻³ कूलम, ये हमारे पास टोटल चार्ज रहेगा। अब कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्फीयर के सरफेस को लीव करके जा रहा है ना, तो ये जो सरफेस पे मतलब अंदर मतलब उसके रिम में होता है चार्ज, ऐसा नहीं कि चार्ज आपके जब मैं बनाता हूं तो भाई ये ऊपर के हिस्से में रहता है, ये इस हिस्से में रहता है चार्ज, समझ रहे हैं आप, रिम में, किनारे में।
तो उसको एंक्लोज्ड माना जाता है, चार्ज को अंदर ही माना जाता है। तो अगर वो एंक्लोज्ड है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या आएगा फिर, Q enclosed upon epsilon naught, that is 1.447 into 10 raised to power minus 3 upon 8.85 into 10 raised to power minus 12। ठीक है ना। तो फिर इसका आंसर जो आएगा 1.63 10 raised to power 8 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। लिख लो 1.63 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये पहला क्वेश्चन लिखना सभी का हो गया था, किसी का बाकी है? बातें नहीं बेटा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये एक्चुअली ऑलरेडी हम लोग ने पहले भी सॉल्व किया हुआ है। उस क्वेश्चन में ऑलरेडी थोड़ा सा बस मॉडिफिकेशन है। द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट of the electric field components of the field shown in figure are Ex is equals to alpha x का पावर 1/2, Ey is equals to Ez is equals to 0, comma, in which alpha equals to 5 न्यूटन पर कूलम मीटर का पावर 1/2। Calculate the charge enclosed by the cube. Charge enclosed by the cube। और वो डायग्राम बना के दिया गया है आपको। ये वही है एक्चुअली, हम ऑलरेडी ले चुके हैं। वो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में एक साथ थे वो दोनों पूछे हुए, मैंने उसी को बस सेपरेट करके अलग डाल दिया। तो एक क्यूब दिया गया है आपको इस तरह से, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। और सबसे पहले एक क्यूबिकल स्ट्रक्चर बना लेते हैं अपन। ये क्यूब है, ओके। यहां से लेकर यहां तक स्मॉल ए है, ये भी साइड स्मॉल ए है, ये भी साइड स्मॉल ए है, ये भी साइड स्मॉल ए है। ये एरिया वेक्टर आपका राइट साइड का एरिया वेक्टर है, ये लेफ्ट साइड का एरिया वेक्टर है। ये याद होगा आपको, बनाए थे अपन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट किए थे, फाई इन प्लस फाई आउट। मैंने कहा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स अंदर अलग अलग है। तो चलो देखते हैं, फिर से अपने को जाना पड़ेगा वहां पे। तो मेरा पहला टारगेट क्या रहेगा, मैं इसमें से टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करूंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जो उसने बताया है कि वो नॉन यूनिफॉर्म है, मगर उसने बताया है कि वो डिस्टेंस एक्स के साथ इस तरह से बढ़ रही है, वाई और जेड पे वो वैल्यू कैसी है, 0 है। तो ठीक है, चलो इलेक्ट्रिक फ्लक्स अलोंग द एक्स एक्सिस जो भी है देखते हैं, वो रहेगा फाई इन प्लस फाई आउट। तो फाई इन क्या रहेगा, तो देखो भैया, जब वो यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड पहुंचेगी तो उसकी वैल्यू क्या रहेगी, अल्फा ए रेज़ टू पावर 1/2।
ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा a, तो अल्फा a रेस्ट पावर 1/2। ओके चलो ठीक है, कॉस ऑफ 180 डिग्री, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ से जा रहा है ना, ऐसा ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है और ये एरिया वेक्टर इधर है, तो कॉस ऑफ 180 डिग्री, तो माइनस अल्फा a रेस्ट पावर 1/2, ये फाई इन रहेगा। अच्छा ठीक है, फाई आउट क्या रहेगा, बाहर निकलते वाला, ये क्या रहेगा, तो भैया ठीक है, वो रहेगा अल्फा एक्स की वैल्यू क्या रहेगी बेटा, यहां से यहां तक ट्वाइस ए रेस्ट पावर 1/2 है ना, ये अल्फा आउट रहेगा। अब ये दोनों वैल्यूज आप डाल दो यहां पे, और कॉस 0 रहेगा तो 1 रहेगा, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा। आप ये दोनों वैल्यूज यहां डालेंगे तो फाई इन जो है माइनस अल्फा ए रेस्ट पावर 1/2 प्लस अल्फा ट्वाइस ए रेस्ट पावर 1/2। जो चीज कॉमन है उसे बाहर निकालेंगे, अल्फा ए का पावर 1/2 कॉमन निकलेगा और 2 का पावर 1/2 यानी कि √2 - 1 अंदर रह जाएगा। फिर आप चाहे तो अल्फा की वैल्यू डाल सकते हैं, जो कि कितनी है 5 इंच है, तो वो हो जाएगा 5a का पावर 1/2 √2 - 1। ए की भी कोई वैल्यू है क्या, नहीं है ना, नहीं, a रेस्ट पावर 1/2। ठीक है, अब ऐसा है कि उसने मुझे पूछा कितना चार्ज एनक्लोज्ड है, तो उसके लिए सिंपली क्या करना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को Q/ε0 से इक्वेट करना है। तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर बेटा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मल्टीप्लाई बाय ε0, तो यानी कि 5 ε0 a का पावर 1/2 √2 - 1, ये मेरे पास चार्ज एनक्लोज्ड आ गया। बस इतना ही है, दिस इज द वैल्यू ऑफ चार्ज एनक्लोज्ड इनसाइड द क्यूब। ओके लिख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है।